सो इन द लास्ट क्लास, आवाज सभी को जा रही है? आवाज सभी को क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिएक्शन विथ मेटल्स। वी हैड स्टार्टेड विथ द रिएक्शन विथ मेटल्स। और रिएक्शन विथ मेटल में हम लोगों ने क्या देखा था? RLI का रिएक्शन हम लोगों ने देखा था मैग्नीशियम के साथ। RLI का रिएक्शन हम लोगों ने सोडियम के साथ देखा था। और RLI का रिएक्शन हम लोगों ने जिंक, सॉरी नॉट RLI, RS का रिएक्शन हम लोगों ने जिंक के साथ देखा था। RX का रिएक्शन हम लोगों ने LI के साथ देखा था। तो ये 4 रिएक्शन थे जिसमें आपको याद है कि पहले वाले में क्या बनता था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता था RMgX। और आपको पता है Mg, इसकी मैंने मैकेनिज्म भी बताई थी। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। दिस इज अ सोर्स ऑफ कार्बन आयन, दिस इज अ सोर्स ऑफ कार्बन एनायन। और ये बॉन्ड आपका क्या था? दिस बॉन्ड वाज योर 50% कोवेलेंट एंड 50% आयनिक। और इसको अगर किसी भी मॉइस्चर में रख दोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अल्केन RH। ये सब हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके आपस में कपल कर जाते थे एंड दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। जिंक वाले में यार ध्यान से देख लीजिए, दो मॉलिक्यूल जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपस में कपल हो जाएंगे RR। और यहाँ पर बचेगा ZnH2। दिस इज ऑल्सो अ नेम्ड रिएक्शन। इसका नाम मैं कल लिखाना भूल गया था। इसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं, इसको याद रखना, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसका रिएक्शन का नाम मैं कल लिखाना भूल गया था। और RX और LI के साथ रिएक्शन होगा तो आपको पता है यहाँ पर RX के साथ दो LI के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके इट यूज टू फॉर्म RLI प्लस LIX। चलिए यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आज हम लोग को स्टार्ट करना था। यहाँ तक मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन खत्म करा दी है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन इज ओवर अप टिल हियर। टुडे वी हैड टू स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन खत्म हो गई है। आज हम लोग को स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन। मतलब कि जो हेलो एरीन कंपाउंड होते हैं वो कौन कौन सा रिएक्शन देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, जितने भी हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको जब हेलो एल्केन की कहानी पढ़ाई थी तो हेलो एल्केन जो थे वो कितने तरीके के रिएक्शन देते थे? हेलो एल्केन गिव 3 काइंड ऑफ रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे, एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते थे, और तीसरा कौन सा रिएक्शन देते थे? रिएक्शन विथ मेटल। बट जब हम हेलो एरीन की बात करते हैं तो हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा नहीं देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं देते हैं। हेलो एरीन do not या are less reactive towards nucleophilic substitution reaction similar to vinyl halide, similar to vinyl halide because of following reason, because of following reason। पहले तो ध्यान से सुन लो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, ध्यान से सुन लो। पहली बात, मान लीजिए ये आपका एक कंपाउंड है,
This is your vinyl halide, and this is your एरिल हेलोएरीन या हेलोएरीन। अगर इसमें आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस रख दीजिए KOH, ठीक, और यहीं पर मान लीजिए आप इसको ले रहे हैं CH2Cl, ये आपका क्या है, दिस इज योर हेलो एल्केन, ठीक, और तीनों का रिएक्शन KOH के साथ करा दीजिए। तो आपको पता है कि हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एक वीकर न्यूक्लियोफाइल OH, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH2OH। तो यही तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जहां पर एक वीकर न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जब यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर OH भले ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ का Cl और यहाँ का Cl रिप्लेस नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर पाएगा। इसीलिए लिखाया गया है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो हेलोएरीन जो है और जो विनाइल हैलाइड होते हैं वो कम देते हैं। क्यों देते हैं उसका रीजन अभी आगे पूरा देखेंगे, मगर ये याद रखिएगा कि विनाइल हैलाइड और हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में इन नॉर्मल कंडीशन का मतलब एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर एट नॉर्मल कंडीशन इज नॉट गिवन। ये दोनों कंपाउंड चाहे वो विनाइल हैलाइड हो चाहे हेलोएरीन हो, ये लोग एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से अपने वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस नहीं कराते। ये बात कितने लोग को समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट क्लियर? हेलो एल्केन जो होगा वहां पर एक वीकर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से इजीली हट जाता है। In case of haloalkanes, a stronger nucleophile can easily replace a weaker nucleophile. However, in case of vinyl halide, एरिल हैलाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, विनाइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ। विनाइल हैलाइड एज वेल एज योर एरिल हैलाइड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। रीजन क्या है वो तो मैं आपको लिखाऊंगा, मगर ये पॉइंट समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो बात बोली गई आपको सभी को समझ में आया? कुछ लोग अभी भी नींद में हैं, ठीक। रिएक्शन विद लिथियम चलिए क्लास के अंतिम में करा देंगे। रिएक्शन विद लिथियम आपको करा देंगे क्लास के अंतिम में, या तो आप स्टार्टिंग में कह दी होती, लेट में आई है। चलिए मैं क्लास एंड होते होते आपको समझा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ तक ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आपके दो कंपाउंड होते हैं, कोई पूछ ले हेलो अल्केन कितने तरीके के रिएक्शन देते हैं? हेलो अल्केन तो दे गिव 3 काइंड ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा कौन सा रिएक्शन था? तीसरा था रिएक्शन विथ मेटल। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो क्या हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे? तो याद रखना, ना तो हेलो एरीन और ना तो विनाइल हैलाइड ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। मतलब कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट इजीली रिप्लेस वीकर न्यूक्लियोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर फिनॉल, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर OH है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये फिनॉल बना लेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। मतलब OH भले ही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है बट इट कैन नेवर रिप्लेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल इन नॉर्मल कंडीशन। मान लीजिए टेम्परेचर बहुत हाई हो, प्रेशर बहुत हाई हो, तब तो हो सकता है, मगर नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन क्या होगी? नहीं होगी। और ना तो विनाइल हैलाइड रिएक्शन देगा। क्वेश्चन रीजन लिखिए, पहला रीजंस फॉर, देखिए रीजंस फॉर लेस reactivity of aryl halide and
विनाइल हैलाइड and vinyl halide towards nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? कोई लोग कमेंट करके बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? जल्दी लिखिए. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? हाइयर नहीं बेटा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस वीकर न्यूक्लियोफाइल. ठीक, गुड. क्या हेलोएरीन में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है? इन केस ऑफ हेलोएरीन नहीं. ठीक, क्यों नहीं कर सकता, यही बताने जा रहा हूँ. ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला रीजन. रेजोनेंस, ध्यान से देखिएगा. ये आपका क्या है? विनाइल हैलाइड है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है. इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है. तो कॉन्जुगेशन और प्लेनर होने के वजह से यहाँ पर क्या लगेगा? रेजोनेंस. और आपको पता है रेजोनेंस में क्या होता है, एक का लोन पेयर 3 पे चला जाएगा, 3 का डबल बॉन्ड यहाँ आएगा. तो ध्यान से सुनो, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाने की कोशिश करेगा तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा. अगर ये बॉन्ड इधर टूट जाता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, इसलिए ये बॉन्ड किधर की तरफ टूटेगा? आगे की तरफ टूटेगा. यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर Cl क्या कहते हैं, ये बॉन्ड इधर टूटा, Cl यहाँ है. यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज में डबल बॉन्ड बन जाएगा. CH2 के पॉजिटिव चार्ज और Cl के लोन पेयर के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा. और चूंकि क्लोरीन ने, देखो बेटा, CH2 के पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब, देखो CH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, इसने अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आगे वाले को दे दिया. तो जब Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो Cl और इसके बीच कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आएगा. और चूंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl पे चार्ज आ गया पॉजिटिव. ठीक, अब इसी तरीके अगर आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, ये तो विनाइल हैलाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए. किसका है? विनाइल हैलाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, अच्छा एक चीज बेटा ध्यान से सुन लो, जो Cl जुड़ा है, कोई पूछ ले Cl का नेचर क्या होता है, तो याद रखना जो क्लोरो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस आर प्लस आर ग्रुप बट माइनस आई ग्रुप. मतलब प्लस आर ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन देते हैं, रेजोनेंस सपोर्ट करते हैं, मगर ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं. अधिकतर देखा गया है कि जो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं वो प्लस आई भी दिखाते हैं, मगर ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर ये प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट दिखाता है. अभी इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाऊं जल्दी जल्दी, आप लोग अपने से बना लेना घर पे. अब मुझे नहीं लगता कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाना पड़ेगा, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है. इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. अब इतना टाइम नहीं है कि बेटा मैं फिर से चलूँ तुमको पूरा स्टार्टिंग से समझाऊं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया कहाँ से. अगर नहीं आ रहा है तो सोचो क्यों नहीं आ रहा है. इसके ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. किसी को इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिक्कत है? बोलो जल्दी. तो ध्यान से सुनो, एक चीज ये देखो, रेजोनेंस के कारण यहाँ पर देखो कोई रेजोनेंस होता, यहाँ पर कोई रेजोनेंस आपको दिख रहा है? बताइए. ये आपका हेलो एल्केन है, बोलो
हेलो एल्केन में कोई रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। बट यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के कारण कार्बन और सीएल के बीच कौन सा नेचर आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। कार्बन और सीएल के बीच कौन सा कैरेक्टर आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन और सीएल के बीच कौन सा कैरेक्टर है? सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान से सुनो, अगर कार्बन और सीएल सिंगल बॉन्ड है और कार्बन डबल बॉन्ड सीएल है, तो OH सीएल को कहाँ से इजीली रिप्लेस कर सकता है? यहाँ से OH सीएल के बॉन्ड को इजीली तोड़ के निकाल सकता है, मगर यहाँ पर OH में दो दो बॉन्ड जुड़ गए हैं कार्बन और सीएल के बीच। अब OH इस सीएल को रिमूव नहीं कर सकता। बोलो ये बात समझ में आई? रेजोनेंस के कारण कार्बन और सीएल के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब इस सीएल और कार्बन के बीच की डिस्टेंस कम हो गई। याद रखना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब ये हो गया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल बॉन्ड आने से बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है। तो जितने बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो कार्बन सीएल के बीच डिस्टेंस था, OH आया, इसको इजीली रिमूव कर सकता है। मगर जब कार्बन और सीएल के बीच एक डबल बॉन्ड बढ़ गया तो कार्बन और सीएल के बीच की डिस्टेंस कम हो गई। अब OH इस सीएल को इजीली रिमूव नहीं कर सकता। कितने लोग को ये बात समझ में आई? ठीक, लिखिए। पहला रीजन लिखिए, ड्यू टू रेजोनेंस। पहला रीजन, ड्यू टू रेजोनेंस इन हेलो एल्केन एंड इन हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन। The carbon Cl bond acquires double bond character. Acquires double bond character. So it cannot be easily. So it cannot be easily substituted by nucleophile. एक बार फिर से एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। ये आपका विनाइल हैलाइड है। यहाँ पर रेजोनेंस के कारण जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये अब Cl अपना इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन और आगे वाले को। तो यहाँ पर CH2 Cl पॉजिटिव चार्ज, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन और Cl के बीच कौन सा नेचर आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस के कारण कार्बन और Cl के बीच कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बट अगर यही मॉलिक्यूल ऐसे होता, ये आपका था विनाइल हैलाइड, और ये आपका सिर्फ क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी कार्बन Cl के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। अब OH को अगर रिप्लेस करना है तो OH इस Cl को इजीली रिप्लेस कर सकता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। बट यहाँ पर OH Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता। कितने लोग को ये बात समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? ठीक, ओके गुड। पहला रीजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा रीजन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अब ध्यान से सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन वाला रीजन। मुझे आप एक चीज ये बताइए, जो हेलो एरीन है और विनाइल हैलाइड है,
उसमें Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, sp2 है, सभी को पता है। ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है और इसका भी क्या है, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। भरत, अब ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री में एक रूल होता है, मैंने जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी उनको पता होगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर। साइज ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर कितना है, 33% है, और यहाँ पर परसेंट ऑफ इस कैरेक्टर कितना है, 25%। तो याद रखना, यहाँ पर जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ पर जो कार्बन का ऑर्बिटल होगा वो बड़ा होगा, ठीक। और जब Cl से ओवरलैप करेगा तो ये डिस्टेंस जो कहलाएगी ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। बट यहाँ पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर ज़्यादा है तो ऑर्बिटल्स क्या होंगी, छोटी होंगी। तो यहाँ पर कार्बन की ऑर्बिटल छोटी होगी और Cl जब ओवरलैप करेगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, अगर आपके पास एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी ऑर्बिटल्स ऐसे होंगी, sp3 ऑर्बिटल्स की। अगर कोई भी ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी ऑर्बिटल्स थोड़ा सा छोटी होंगी, और कोई भी कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी ऑर्बिटल्स और छोटी होंगी, ठीक। अब Cl ओवरलैप कर रहा है, कार्बन और Cl के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो जब यहाँ पर Cl आएगा तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जब Cl यहाँ आके जुड़ेगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहाँ पर जब कार्बन के ऑर्बिटल और Cl के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगी तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ, मान लो इसको हम x कह दे रहे हैं, और यहाँ कार्बन और Cl के बीच की डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ y कह दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है x विल बी ग्रेटर देन y, और बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगी, आपको पता है बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो मैं दो तरीके से आपको समझा सकता हूँ, रुके रहिए अभी आप। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वहां की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। मतलब कि कार्बन और Cl का जो बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा, और यहाँ कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड कमजोर होगा। बॉन्ड जितना कमजोर होगा OH इतना इजीली उसको रिप्लेस कर सकता है। तो याद रखना, इन केस ऑफ क्लोरो, इन केस ऑफ हेलोएरिन, the halogen is bonded to, in case of haloarine and vinyl halide, the halogen is bonded to sp2 carbon, and hence carbon halogen bond length is lesser as compared to bond length of carbon halogen in haloalkane, where halogen is bonded to, यहाँ पर हेलोजन किससे जुड़ा है, वेयर हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उसके बाद आपको लिखना है बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इससे यही बात तो समझ में आई, द CX बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर इन
हेलो एरीन and nucleophile cannot easily break this bond. पहले इतना लिख लीजिए, फिर एक बार समझा देता हूँ। पहले इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ। इतना लिख लिया, फिर मैं समझा दूँ आपको। ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, ये Cl से जब जुड़ेगा तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल होता है इसकी लेंथ क्या होगी? कम होगी। ये देखिए, मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ। sp3 हाइब्रिडाइज्ड आप जानते हैं किस तरीके होता है? पंखे जैसा होता है कि नहीं? और सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो देखो, ये कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2। ठीक, यहाँ पर एक कार्बन है जिससे एक कार्बन इधर जुड़ेगा, एक कार्बन इधर जुड़ेगा, यहाँ से एक कार्बन इधर जुड़ेगा, एक कार्बन कैसे बन रहा है? एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। चलिए छोड़िए, इतना लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं लास्ट एक कार्बन का दिखा दे रहा हूँ बस आपको, ध्यान से देखिएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बाकी यहाँ पर CH जुड़ेंगे ही, बेंजीन आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर Cl आके अपनी ऑर्बिटल आके ओवरलैप कराएगा। ठीक, ये बॉन्ड लेंथ, चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। और जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर जब कार्बन है उसकी ऑर्बिटल बड़ी होगी, क्योंकि ये कौन सी हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। और यहाँ पर जब Cl आएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कार्बन का ऑर्बिटल कौन सी ओवरलैप कर रही है? sp3। और sp3 की लेंथ क्या होती है? बड़ी होती है। sp3 ऑर्बिटल बड़ी होती है, sp2 छोटी और sp सबसे छोटी। तो जब sp3 से Cl जुड़ेगा तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और जब sp2 से Cl जुड़ेगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। अब आपको पता है बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड उतना ही कमजोर होता है। तो ये बॉन्ड कमजोर होगा और ये बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ के OH जोड़ना सरल है, मगर यहाँ OH आएगा तो इसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? कितने लोग को ये बात समझ में आई? याद रखना, हेलोएरीन में और विनाइल हैलाइड में कार्बन sp2 वाले कार्बन से जुड़ा है जिसकी ऑर्बिटल छोटी है, तो CCl के बीच की बॉन्ड लेंथ कम होगी, और हेलोएल्केन में CCl के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। बॉन्ड के जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, मतलब बॉन्ड उतना ही कमजोर होगा। तो दोनों में से हेलोएल्केन और हेलोएरीन में हेलोएल्केन के बीच का बॉन्ड कमजोर है, इसलिए वहां पर OH इजीली उसको तोड़ के आ सकता है, मगर हेलोएरीन के में CCl बॉन्ड नहीं होगा। और आपको तो एक भी ये भी पता है ना कि हेलोएरीन में कार्बन और Cl के बीच कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? तीसरा रीजन लिखिए,
तीसरा रीजन, राइट डाउन द थर्ड रीजन। पोलैरिटी। तीसरा रीजन लिखिए पोलैरिटी। नोट्स में जो आपको ग्रुप पे गई है उस पे सारी नोट्स लिखी हुई है, तो इन केस अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो उसमें लिखा है, वो वहां से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और सभी पे चार्ज कितना है, नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल पे भी चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ने आएगा Cl को हटाने, तो बेंजीन रिंग उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली ऐड नहीं होगा। बट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करने के लिए कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड होगा और यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लेना न्यूक्लियोफाइल एंड बेंजीन ring have negative charge, so they will repel each other। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, और 6 पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली वहां पर जुड़ नहीं पाएगा, यहाँ पर कोई भी रिपल्सन नहीं है। यहां तक समझ में आया? इज दिस क्लियर अप टिल हियर? यहां तक क्लियर है? ठीक। अगली बात देखिए, चौथा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगला रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर CH3 CH2 Cl। अब एक चीज ये बताइएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया होगा, एक Cl दिया होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन दिया होगा और एक Cl दिया होगा, ठीक। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। अब एक चीज ये बताओ, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, Cl। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स Cl, ठीक। बट आप जानते हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा Cl की तरफ शिफ्ट नहीं होने देगा। आप एक बात याद रखिएगा, अगर 2 एटम के बीच बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन बीचों बीच है, तब बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज्यादा चला जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ज्यादा जा रहा है क्योंकि कार्बन sp3 है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, Cl ज्यादा खींचेगा। बट आप जानते हैं sp2 वाले जो होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इधर से Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से कार्बन भी खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर CCl बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पर बॉन्ड विल बी लेस स्ट्रॉन्गर। कितने लोग को ये बात समझ में आई, कितने लोग को ये बात समझ में आई? जो हेलो एल्केन का कार्बन था, जो हेलो एल्केन का कार्बन था,
वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, क्योंकि उसमें परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है 25%, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर कितना है 33%। तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर कार्बन और सीएल का जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा सीएल तो कार्बन जाने देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा सीएल, तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। मगर जब यहाँ पर कार्बन और सीएल का इलेक्ट्रॉन सीएल की तरफ खींचेगा तो कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव अब हो गया है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो करेगा मगर ज्यादा नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड होगा ये ज्यादा कमजोर होगा और यहाँ पर बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो वो OH उसको इजीली प्लेस नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब था। कितने लोग को ये बात समझ में आई? चल ठीक। पांचवा रीजन लिखिए। पांचवा रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर SN1 रिएक्शन होता है तो बताओ रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? बताओ रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। गुड। अब ध्यान से सुनो, मान लो विनाइल हैलाइड को और एरिल हैलाइड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में जब Cl निकलेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन बना। ये जो कार्बोकैटायन बना ये विनाइल कार्बोकैटायन है क्या? ये कौन सा कार्बोकैटायन होता है? विनाइल कार्बोकैटायन। और ये भी कौन सा कार्बोकैटायन है? विनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल कार्बोकैटायन का मतलब होता है जहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। विनाइल कार्बोकैटायंस आर लीस्ट स्टेबल। विनाइल कार्बोकैटायंस आर लीस्ट स्टेबल। और जब रिएक्शन इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं बनेगा तो कभी रिएक्शन होगी? ध्यान से सुन लो, जो बेंजीन होता है, सॉरी हेलोएरीन होता है या विनाइल हैलाइड होता है, जब इससे हैलोजन निकलता है तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो विनाइल कार्बोकैटायन बनता है। और आपको पता होना चाहिए विनाइल कार्बोकैटायन दुनिया का लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। तो जब तक रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बनेगी क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। ये बात समझ में आई सभी को? कोई पूछ ले एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड का रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, तो कार्बोकैटायन जो बनाते हैं वो विनाइल कार्बोकैटायन होता है और वो लीस्ट स्टेबल होता है। मान लो किसी तरीके Cl निकल भी गया, पहले तो निकलेगा नहीं, मान लो किसी तरीके निकल भी गया तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वही नहीं स्टेबल होगा। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन उठता है विनाइल कार्बोकैटायन स्टेबल क्यों नहीं होते? ध्यान से सुन लो। यहाँ पर एक p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है। अब इसको मैं 3D में कैसे समझाऊं? मान लीजिए ये जो जहां पर मैं पेन रख रहा हूँ, यहाँ से ये ऑर्बिटल एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। ठीक, एक ऊपर की तरफ है और एक नेगेटिव। जब Cl निकलता है तो ध्यान से सुनो, ये बेंजीन है। जब Cl निकला तो पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो p ऑर्बिटल में ऊपर और नीचे हो जाएगा। मतलब कि ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के देखो यहाँ पर पॉइंट पे एक p ऑर्बिटल मतलब बाहर की तरफ आपकी तरफ और एक आपकी कॉपी के पीछे। तो जब पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के प्लेन में नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज इज इन p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, and hence this positive charge do not participate in resonance.
तो ये पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में तब पार्टिसिपेट करता है अगर वो मॉलिक्यूल के प्लेन में है, मगर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर है, और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो इसी के कारण देयरफॉर विनाइल हैलाइड इज लेस स्टेबल। विनाइल हैलाइड नहीं, विनाइल कार्बोकैटायन, विनाइल कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल। रुकिए मैं आपको थोड़ा सा बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ध्यान से देखिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। Orbital structure. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ध्यान से देख लीजिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। Of benzene. Each carbon atom in benzene is sp2 hybridized and one orbital remains unhybridized. Carbon atom to form sigma bond with two carbon atoms by तो देख लो head-on बेंजीन overlapping एक मॉलिक्यूल पे, और ये जो सफेद वाले हैं ये hybrid p orbitals, ऑर्बिटल्स हैं। and pi bond is formed by overlapping of the other sp2 hybrid orbital, as shown through the animation. इससे And the बढ़िया third भी है कि कोई hybridized वीडियो orbital of the carbon atom is जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इससे बढ़िया भी कोई एनिमेशन होगा। ये देखिए इस तरीके बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। तो इतना आप समझ लीजिए कि जो क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, वो जो व्हाइट वाला आप अभी पी ऑर्बिटल देख रहे थे उसमें चला जाता है, इसके ऊपर जो पी ऑर्बिटल निकला रहेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो विनाइल कार्बोकैटायन जो बना वो स्टेबल नहीं होगा। अब देखिए जितना भी चीज पढ़ा उसको मैं एक लाइन मतलब एक उसमें सम अप कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जितनी चीजें आपको समझाई बस इतना बना के चले आएंगे, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। वाई हेलो एरीन and vinyl halide do not give न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ध्यान से देखिए, अब बेंजीन हो गया, यहाँ पर कार्बन दिखा दीजिएगा Cl, विनाइल हैलाइड। पहला तो यहाँ पर लिख, पहला रीजन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण कार्बन और Cl के बीच कौन सा नेचर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्ड को बना के दिखा देना, और रेजोनेटिंग के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से C-Cl bond cannot be easily broken. C-Cl bond cannot be easily broken. दूसरा रीजन आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
यहाँ पर है कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, यहाँ पर sp3, सॉरी यहाँ पर भी sp2, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ज़्यादा Cl की तरफ नहीं शिफ्ट करेगा और ना तो यहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट करेगा। इस वजह से ये बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा क्या था आपको बताया गया था, पोलैरिटी। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन खुद ही हैं, न्यूक्लियोफाइल भी कौन सा चार्ज लेके आया है, नेगेटिव, इनके बीच रिपल्सन होगा तो न्यूक्लियोफाइल को ये आने ही नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा विनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल कार्बोकैटायन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो p ऑर्बिटल में आता है, जो कि मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो जितने रीजन है इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ये याद रहेगा सभी को, आप लोग को। बोलिए, याद रहेगा सारे रीजन? एक बार वीडियो को घर पे जाके अच्छे से देख लीजिएगा। 4 रीजन आपको कौन कौन से हैं, रेजोनेंस के बाद पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये लोग, नाउ द क्वेश्चन इज दैट, अगर ये लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं तो कौन सा रिएक्शन देते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने क्या सीखा कि यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 6, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। मतलब कि अगर ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज वाले को ऐड करेंगे। बोलो ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? अगर ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर रहे हैं तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको तो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पे नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको जुड़ने से रोकेंगे, मगर इलेक्ट्रोफाइल को तो ऐड करेंगे। इज दिस क्लियर? भाई बेंजीन रिंग पे 6 नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल को तो नहीं जोड़ेगा मगर इलेक्ट्रोफाइल को तो जोड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिखिए अगला पॉइंट, नोट बना के लिखिएगा। नोट, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी polarity hybridization and instability of vinyl carbocation aryl halide do not give nucleophilic substitution reaction at normal condition। नॉर्मल कंडीशन पे नहीं देते, हाउएवर, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, भाई अगर जबरदस्ती करेंगे तो रिएक्शन हो सकती है। हाउएवर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। द रिएक्शन में टेक प्लेस। जैसे एग्जांपल एक आपको समझाता हूँ, मान लो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ना चाह रहा है मगर Cl उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, मगर प्रेशर इतना हाई है कि ये दोनों आपस में जुड़ ही सकते हैं। इतना प्रेशर है कि भले ही रिपल्सन से ज्यादा अगर प्रेशर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। तो ड्रास्टिक कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एरिल हैलाइड गिव gives
अच्छा एक सेकंड रुके रहिए, इसमें एरियल हाइलाइट से पहले एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये समझा दे रहा हूँ कि ये लोग नॉर्मल कंडीशन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते नहीं, मगर एक्सट्रीम कंडीशन में दे सकते हैं। तो लिख लो सम एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी। जब रिएक्शन में एक्सट्रीम कंडीशन लगाएंगे, टेम्परेचर जबरदस्ती कराएंगे, तो कुछ रिएक्शन लिख लीजिए आप लोग। पहला लिखिए डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। रूम कंडीशन पे, रूम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर ये रिएक्शन कराएं, नॉर्मल टेम्परेचर और रिएक्शन पे, तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? क्या Cl की जगह OH आके हो जुड़ सकता है कि नहीं? नॉर्मल कंडीशन पे कभी नहीं होगी, क्योंकि OH एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ये Cl को रिप्लेस नहीं कर पाएगा नॉर्मल कंडीशन में, तो नो रिएक्शन। बट यही रिएक्शन को अगर आप कराइए NaOH के प्रेजेंस में, बेस 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर, अभी जो आपके ऊपर प्रेशर लगता है वो 1 एटीएम होता है, अगर 300 एटीएम प्रेशर कर देंगे इतने प्रेशर में तो Cl को रिप्लेस कर ही देगा OH। यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर NaCl। इस प्रोसेस से फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल। तो कोई पूछ ले फिनॉल बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ तो याद रखना डोस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। मगर ये आप जानते हैं इतना प्रेशर किसी केमिस्ट्री लैब में तो बना नहीं पाओगे। ये कौन सा प्रोसेस होगा? लैब प्रोसेस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में हम लोग बेस डालते हैं NaOH और 623 और 300 एटीएम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। अब ये OH Cl को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, पहला रिएक्शन सभी को क्लियर है? एक चीज ये बताओ, हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? देगा बेटा, देगा देगा। नॉर्मल कंडीशन में नहीं देगा, एक्सट्रीम कंडीशन में देगा। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में नहीं देगा, एक्सट्रीम कंडीशन में देगा। तो कोई पूछ ले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरियल कंपाउंड्स देते हैं कि नहीं, तो नहीं नहीं बोलना है, बोलना है कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी, एक्सट्रीम कंडीशन में होगी। एक प्रोसेस तो आप देख ही लिए, डोस प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा रिएक्शन देखिए। बताइए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? बताइए न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर? Cn है। और Cn Cl से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं होता? Cn और Cl में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? Cn। ठीक, तो Cn नॉर्मल कंडीशन में Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता नॉर्मल कंडीशन पे। तो अगर यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन लिखी है, नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नो रिएक्शन। ठीक, बट इसी रिएक्शन को आप कराइए 673 केल्विन, DMF। DMF इज प्योर सॉल्वेंट। इतने टेम्परेचर पे, इसका मतलब होता है डाई मेथिल फॉर्मामाइड। डाई मेथिल फॉर्मामाइड, इस तरीके इसका स्ट्रक्चर फॉर्मामाइड, डाई मेथिल फॉर्मामाइड।
दिस इज योर डाई मेथिल फॉर्मामाइड, ठीक, 673 केल्विन पे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी और Cl पे यहाँ पर क्या जुड़ सकता है, Cl। अब देखो ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अभी आपको मैंने बताया था ना, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CuNH2। इसका कंप्लीट कर दो हाइड्रोलिसिस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। और इसका रिडक्शन कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2। ये रिएक्शन याद आई, ये रिएक्शन याद आई। दूसरा रिएक्शन भी याद हो गया आपको, Cn यहाँ पर कौन रिप्लेस कर रहा है, OH, तो ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी, ठीक। तीसरा रिएक्शन देखिए, तीसरा रिएक्शन, इसको मैंने बताया था, अमोनिया इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Cl, तो ये इसको रिप्लेस करके यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा और Cl, मगर रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग 475 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे, 600 ATM प्रेशर रखेंगे और अमोनिया तो रहेगा ही, और कॉपर ऑक्साइड, इतने चीज के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो ये 3 रिएक्शन याद रखना। इतनी चीजें याद रखेंगे, बोलो इतनी चीजें याद रहोगा सभी को। अब क्वेश्चन ये एक है मेरा कि ऐसा भी कोई सिस्टम है कि हम लोग रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं कि नहीं। अच्छा एक चीज ये बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक कारण नेगेटिव चार्ज है कि नहीं बेंजीन रिंग पे। अगर बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल को जल्दी जोड़ नहीं रहा है, बोलो यस और नो, बताओ। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है और बेंजीन रिंग पे भी नेगेटिव चार्ज है, इसी के वजह से तो न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन रिंग में रिपल्शन लग रहा है। अगर हम बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को ही हटा दें तो रिपल्शन कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से जुड़ जाएंगे। बोलो कितने लोग को ये बात समझ में आई। अगर बेंजीन रिंग पे 6 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से रिपल्शन लग रहा है। ये देखो बेंजीन पे प्रशांत प्रीवियस क्लास भी देखा करो, नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच लगेगा रिपल्शन, इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ नहीं सकता। मगर हम अगर इसका इलेक्ट्रॉन ही कम कर दें तो रिपल्शन भी कम लग जाएगा और रिपल्शन कम होगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली जुड़ जाएगा। इससे आपको कुछ ग्रुप मैंने पढ़ाया था क्या, -R ग्रुप या -I ग्रुप। -R और -I ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल इजीली जुड़ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, उससे समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग तैयार रहे बताने के लिए। चलिए बताइए, Cl कौन सा ग्रुप है, Cl कौन सा ग्रुप है।
Cl कौन सा ग्रुप है? Cl माइनस आर। विवेक जी होश में है? बताइए बाकी लोग, Cl कौन सा ग्रुप है? देखो अभी क्लास में सन्नाटे खींच गए। आर ग्रुप तो है ही है बेटा, प्लस आर ग्रुप है कि माइनस आर ग्रुप है? देख लो इसी क्लास की ये हाल है, यही नहीं पता Cl कौन सा ग्रुप है, प्लस आर की माइनस आर। इसको पढ़ाते पढ़ाते मेरी बैंड बज गई। ठीक है, प्लस आर बोल तो रहा हूँ, विवेक गलत है तो बाकी लोग तो प्लस आर लिख सकते हो, अब इतने बड़े मूर्ख थोड़ी हो। NO2 कौन सा ग्रुप है? NO2 कौन सा ग्रुप है बोलो? माइनस आर, चलो ठीक, ध्यान से सुनो। प्लस आर ग्रुप, माइनस आर ग्रुप, प्लस आर, प्लस आर, माइनस आई ग्रुप भी है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? नेगेटिव, तो माइनस आई ग्रुप भी है, माइनस आई। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये बेंजीन है, ये Cl है, Cl प्लस आर ग्रुप है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और कौन दे देगा? क्लोरीन। टोटल इलेक्ट्रॉन 8। आने वाले न्यूक्लियोफाइल को कितने इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, न्यूक्लियोफाइल भाग जाएगा देख के ही, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर थे, 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे दे रहा है? ये। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8, आठों पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे कभी ऐड नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल विल नॉट ऐड, और अगर ऐड भी होगा तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने माइनस आर ग्रुप लगा दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, कैसे? ध्यान से सुनो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, तो NO2 ग्रुप और Cl ग्रुप, NO2 ग्रुप और Cl ग्रुप एक दूसरे के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में है। किसके साथ कॉन्जुगेशन में? देखो NO2 का लोन पेयर, लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल बॉन्ड, तो NO2 ग्रुप और Cl के बीच कॉन्जुगेशन है, तो Cl का इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जाएगा और बेंजीन से फिर कौन खींच लेगा? NO2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो पहले रिपल्शन ज्यादा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई भी माइनस आर ग्रुप नहीं था, बट जैसे ही माइनस आर ग्रुप रखा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब न्यूक्लियोफाइल के बीच रिपल्शन तो लगेगा मगर पहले के कंपेरिजन में कम। तो अगर पहले टेम्परेचर 300, पहले प्रेशर 300 ATM पे रिएक्शन हो रहा था, तो शायद 200 पे ही हो जाए। ठीक, और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर देखिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जस्ट लेट मी मेक दिस अगेन, इसको मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ। ध्यान से पहले सुन लीजिए, फिर कोई टेंशन होगी तो बताइएगा। ध्यान से देखिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर NO2 और Cl आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। देख लो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर Cl का इलेक्ट्रॉन NO2 नहीं खींच पाएगा, तो Cl का इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? बेंजीन रिंग में, तो टोटल कितने 8 हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, जब माइनस आर ग्रुप मेटा पोजीशन पे होता है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता, तब वो इलेक्ट्रॉन Cl का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा।
बट यहाँ पर देखो जब पैरा पोजीशन पे है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन वो खींच सकता है। तो इस वजह से जब कोई भी माइनस आर ग्रुप, यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा, नोट नोट if minus R group is present at ortho and para position, if minus R group is present at ortho and para position, it withdraws का मतलब खींचना इलेक्ट्रॉन from benzene ring, but not at meta position, but not at meta position. इसलिए minus R group at ortho and para position increases rate of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुन लो, माइनस आर ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा रिपल्शन उतना ही कम होगा और न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली जुड़ जाएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आई? और जितना ज़्यादा माइनस आर ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम होगी और न्यूक्लियोफाइल और इजीली जुड़ जाएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आई? अगर आई तो ठीक है, अदरवाइज आई विल टेक यू दिस अगेन इन नेक्स्ट क्लास। इसको एक बार मैं और समझाऊंगा। जिनको आ गया वेल एंड गुड, एक बार घर पे देख लीजिएगा, नहीं आई तो एक बार मैं और समझा दूंगा। एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा, और एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुन लो, पहले एक क्वेश्चन लिखिए तो बताता हूँ। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे तेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सबसे आसानी से कौन देगा? अरेंज करिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पढ़ाऊंगा अच्छे से तो फिनॉल में मुझे टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरी चीज। 4 3 2 1 गुड। यहाँ पर माइनस 7 देखो बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बेंजीन के अंदर देगा और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, तो 8 इलेक्ट्रॉन। इस 8 इलेक्ट्रॉन को सक करने के लिए, खींचने के लिए कितने ग्रुप हैं? 3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा घटेगा, ठीक, यहाँ पर कम घटेगा, यहाँ पर और कम घटेगा, और यहाँ पर तो कोई खींचने वाला है नहीं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मान लीजिए एक ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 ग्रुप 4 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, तो कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 3 खींच लिए, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा न्यूक्लियोफाइल पे लगने वाला रिपल्शन उतना ही कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेज होगा। ये बात सभी को समझ में आई? थोड़ा सा जिनको नहीं आया होगा मैं कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है।
अगला क्वेश्चन बताइए थोड़ा सा। ये बताइए इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा तेज कौन देगा? पहले और दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा तेज कौन खींच देगा? पहला देगा, क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, ये मेटा पोजीशन ऑर्थो और सॉरी ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब ग्रुप होता है तभी इलेक्ट्रॉन खींच पाता है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ कोई भी यहाँ पर जैसे 8 इलेक्ट्रॉन पहले था, 6 बेंजीन का 2 क्लोरीन का 8, NO2 दो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन का 2 क्लोरीन का, टोटल इलेक्ट्रॉन 8, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच भी नहीं पाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी ऐड नहीं होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब क्वेश्चन लिखिए। चलिए अभी एक टॉपिक एक छोटा सा बचा है उसको मैं कराऊंगा आपको। चलिए यहाँ तो एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले हेलोएरीन की केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरीन, मतलब कि हेलोएरीन कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरीन, तो याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जनरल टेम्परेचर पे नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन पे। ठीक, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ -R ग्रुप या -I ग्रुप लगा दो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सट्रीम कंडीशन पे देते हैं, मगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल को बहुत आराम से ऐड कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और तीसरा होगा रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक, ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, गायब हो गया, वेट फॉर अ सेकंड। वेट यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक जितना पढ़ाया गया ये क्लियर है? कृपया करके आज का वीडियो एक बार जाके घर पे फिर से देख लीजिएगा, कल की क्लास में हम इसको फिर से डिटेल में लेंगे। जो लास्ट वाला टॉपिक बताया था आपको कि -R ग्रुप लगाने पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा घटेगा, कल उसको और डिटेल में लूंगा मैं आपको। मुझे बताना है ऑर्थो पैरा मेटा में -R -I इफेक्ट का क्या रोल होता है अच्छे से। ठीक, तो ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, वी विल टेक इट इन डिटेल। अच्छा एक सेकंड रुकिए आप लोग, 1:13 है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जस्ट वेट, ये मैं आपको बता रहा था, ये 3 तरीके का रिएक्शन देते हैं। इसको बेटा मैं इसका रीजन बता दिया हूँ कि ये रिएक्शन देता क्यों नहीं है। ठीक, इस पेज इसको मैं थोड़ा सा आज करा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है। जैसे ये कल चैप्टर खत्म हो जाए रिएक्शन विद मेटल, बाकी ये कल मैं कराऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो इसको अभी आप कॉपी में मत लिखिएगा, पहले बाकी दोनों लिख लेना, तब ये 3 रिएक्शन है जल्दी से करा देता हूँ। रिएक्शन विथ मेटल, स्क्रीन दिख रही है? रिएक्शन विथ मेटल देख लीजिए, ये करा दे रहा हूँ, 3 रिएक्शन है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे वहां पढ़े थे डिक्टो वही था। पहला रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, वहां भी सोडियम में पढ़े थे, यहाँ भी सोडियम। कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे? 2, तो यहाँ भी कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे? 2। कितने सोडियम के साथ? 2।
यहाँ का 2 Na और यहाँ का 2 Cl निकल के क्या बना लेंगे, 2 NaCl, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाएंगे। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। The reaction will take place in presence of dry ether. Just wait, एक सेकंड रुकिए आप लोग, just wait for a second. Just wait for a second. ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बेंजीन, ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। इसको पहला रिएक्शन विद सोडियम में, इसको पहला रिएक्शन डाल दीजिए, ये कहलाएगी फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, यहाँ पर देखो, फिर से देख लो, 2 क्लोरोबेंजीन है, एक Na इसके साथ NaCl बना लेगा और एक Na इसके साथ Cl, और ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। इसे हम लोग बोलेंगे डाइफेनाइल, डाइफेनिल। इस रिएक्शन को हम लोग फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर। बट इसी में अगर मान लो, ये भी तो हो सकता है कि एक एल्किल हैलाइड हो, एक आपका क्या हो, एल्किल हैलाइड हो, और दूसरा आपका, सॉरी, एक एरिल हैलाइड हो और दूसरा आपका एल्किल हैलाइड हो। तो यहाँ से Na होगा, यहाँ से 2 NaBr निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, CH2 CH3। इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग फिटिक बोलते हैं। जब दोनों ग्रुप क्या हो, सेम हो, तब इसको हम फिटिक बोलेंगे। मगर एक एल्किल हैलाइड हो और एक एरिल हैलाइड हो, तो इसको हम वुर्स्ट फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। वुर्स्ट फिटिक रिएक्शन, वुर्स्ट फिटिक रिएक्शन। सरल सरल रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई टेंशन होनी चाहिए। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर। तो अभी आपने क्या देखा, रिएक्शन विद सोडियम। जस्ट वेट, आपने रिएक्शन विद क्या देखा, सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम में 2 पॉसिबिलिटी हैं। रिएक्शन विद सोडियम में 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक, अगर दोनों एरिल हैलाइड है तो, अगर दोनों एरिल हैलाइड है तब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दोनों फेनिल आपस में जुड़ जाएंगे और 2 NaCl बनेगा। इसे हम लोग बोलेंगे फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। दूसरा क्या है, मान लीजिए एक एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड है और दूसरा एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर 2 Na के साथ रिएक्शन कराएं तो एक Cl यहाँ का, एक Cl यहाँ का, और बेंजीन और एरिल पार्ट जुड़ जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस विल बी कॉल्ड एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, FITTIG, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, Cu पाउडर, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर। रिएक्शन डिक्टो वही है, बस यहाँ पर हम लोग आइडो बेंजीन लेंगे। आइडो बेंजीन का रिएक्शन कॉपर के साथ 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पर ये बना लेगा CuI2, और दोनों मॉलिक्यूल, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर। ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, यहाँ पर बनेगा CuI2। याद रखना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इसका भी एक नाम है, उल्मन रिएक्शन इसको बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्मन। ये 2 एरिल कंपाउंड है ना, 2, तो बाई एरिल सिंथेसिस, उल्मन बाई एरिल सिंथेसिस इस रिएक्शन का नाम है, ठीक। तीसरा देखिए, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम तो आप पढ़ ही लिए हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, बेंजीन
यहाँ पर रिएक्शन Mg का करा दो, आपको पता है Mg इन दोनों के बीच जाके जुड़ जाएगा, यू विल गेट MgCl, और इसी में अगर Br होता तो यू वुड हैव गॉट MgBr। ये गिलिनार्ड रिएजेंट बन गया कि नहीं, ये तो आप कर ही चुके हैं कल ही, MgBr, ठीक है। यहाँ भी आप क्या लेंगे, ड्राई ईथर, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम हो गया। अगला देख लीजिए, रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ लिथियम भी आप पढ़े थे, बस जो आप वहाँ पढ़े थे डिक्टो वही यहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पता है 2Li मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे, Br की जगह कौन आके जुड़ जा रहा था, Li, और यहाँ पर LiBr निकल जा रहा था। ये सब रिएक्शन पहले भी कर चुके हैं, बस यहाँ पर हम लोग CH3CH2 ले रहे थे, बाकी सब सेम है। इसी में एक रिएक्शन और लिख लीजिए, एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। अगर मान लीजिए हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, और यहाँ हम लोग निकल एल्युमिनियम ले रहे हैं, NiLl, निकल एल्युमिनियम, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ भी रिएक्शन में मेटल्स इन्वॉल्व है। इस केस में क्या होगा, Cl निकल जाता है और Cl की जगह आके हाइड्रोजन जुड़ जाता है और HCl बन जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना, ये बेंजीन हो गया ना, क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन। तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस। बोलो, ये बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अब हमारे पास सिर्फ 2 रिएक्शन बचा है। थोड़ा सा मुझे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब मैंने बता तो दिया है सभी चीज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 60% चीजें बता दी गई है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, वो एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। और कौन कौन से रिएक्शन हो गए वो भी बता दिया, NH3 का, CuCN और HCl का, यही 3 रिएक्शन देते हैं। मगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कब बढ़ा सकते हैं उसको मुझे आपको डिटेल में समझाना है, ठीक। उसके बाद मुझे आपको कल के पीरियड में क्लास ये खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। कल 16 तारीख है ना, कल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। कृपया करके जो पढ़ाया जा रहा है घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करिए। सर रिएक्शन विथ हेलो एल्केन में लिथियम करा देंगे शो में, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। जो तुम्हारा रिएक्शन था सिर्फ वहीं पर खत्म हो गया था, गिलमैन रिएजेंट के चक्कर में आप परेशान मत होइए। उसमें क्या था, गिलमैन रिएजेंट के लिए परेशान मत होइए। देखिए ये था रिएक्शन, ज्यादा पढ़ेंगे परेशान होंगे और क्या। RX है, इसका 2Li के साथ रिएक्शन कराइए, एक Li यहाँ पर जुड़ के RLi बना लेगा प्लस LiX, ठीक। बस इतना ही याद करिए, इससे ज्यादा अगर आप परेशान गिलमैन रिएजेंट पढ़ने के चक्कर में बैठेंगे तो परेशान होंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो चैप्टर नंबर जो आपका क्लास 11th का था उसको चाहिए। अभी 11th का कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि 11th के बच्चे आ नहीं रहे हैं बेटा। 11th के बच्चों का भी मतलब एक भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तो कैसे ही पता करें। आप लोग की क्लास 1 घंटे को बोली गई थी, 1.5 घंटे पर डे पहुंच जाती है, 125 नियर अबाउट 1.5 घंटे रोज क्लास चलती है। चलिए, यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? Anyone has to ask anything? ठीक, घर पे रिवाइज करते रहिए। ये आपकी जो दीपावली की छुट्टी होगी उसमें कुछ दिन आपकी छुट्टी रहेगी, कोई यहाँ भी 2-3 दिन की, क्योंकि मुझे घर जाना है और घर पे लैपटॉप नेट नहीं काम करेगा, तो उसमें मैं आपका टेस्ट कराऊंगा, ठीक है।
उस छुट्टी में मैं आपका टेस्ट करा दूंगा, क्योंकि अभी टेस्ट कराएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तब तक आप लोग का होमवर्क यही है, इस चैप्टर की सिनॉप्सिस, क्योंकि बस एक टॉपिक मात्र बचा है, इसका सिनॉप्सिस 3 दिन के अंदर बना लीजिए, ठीक है। और जो लोग फीस 13 तारीख या 14 तारीख 15 तारीख के तक दिए थे पिछले महीने, वो कृपया करके अपना फीस सबमिट कर दें, जो 16-17 तारीख में, ठीक है। ठीक है तो सोना, थैंक यू। आपका बाकी मैं गिलमन रिएजेंट करा दूंगा, परेशान मत होइए। जिन्होंने अपनी फीस 13, 14, 15 पिछले महीने में दी थी वो सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, लीव द क्लास। थैंक यू। सर हाँ बताओ प्रशांत। सर सीएल और बीआर एटॉमिक साइज एक होगा सर। बीआर का साइज बड़ा होगा, सीएल का साइज छोटा होगा। ओके ठीक है।